तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग क्या है? इट इज ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्युमिनियम। ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्युमिनियम का मतलब क्या हुआ? एल्युमिनियम के ऊपर आपको ऑक्साइड की लेयर बनानी है। एल्युमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की लेयर जमा करनी है, उसके ऊपर एक लेयर बनानी है किसकी? ऑक्साइड की। इसी को कहा गया है एनोडाइजिंग। यहाँ पे जो एनो है वो एनोड के लिए आया हुआ है। एनो मीन्स हो गया एनोड, यानी जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमारा प्रोडक्ट एनोड पे जाके मिलेगा। चलिए इसको एक फिगर के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपका ये कोई कंटेनर है, इसमें आपने दो इलेक्ट्रोड लिए हुए हैं। दो इलेक्ट्रोड ले लीजिए, एक आपका कैथोड हो गया, दूसरा आपका एनोड हो गया। इन दोनों को बैटरी से जोड़ देना है आपको। एनोड पे पॉजिटिव और कैथोड की तरफ नेगेटिव चार्ज होता है। ध्यान दीजिएगा, जो एनोड लेना है आपको वो प्योर एल्युमिनियम के आर्टिकल का लेना है। एनोड आपका प्योर एल्युमिनियम का होना चाहिए, ठीक है। अब इसको दोनों इलेक्ट्रोड को हम डाइल्यूट H2SO4 के सॉल्यूशन में डिप कर देंगे। एनोड हमारा प्योर एल्युमिनियम का होना चाहिए, ठीक है। इसी के ऊपर एनोडाइजिंग की प्रोसेस करवानी है हमको। और दूसरा आप कैथोड ले लीजिए कोई। अब इसको डाइल्यूट H2SO4 के सॉल्यूशन में डिप कर दीजिए। डिप करने के बाद इनको बैटरी से कनेक्ट कर देंगे आप। जैसे ही बैटरी से कनेक्ट करेंगे, जो H2SO4 से ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन आपकी किस पे डिपॉजिट होगी? एनोड पे डिपॉजिट हो जाएगी। एनोड का मतलब एल्युमिनियम के ऊपर जाके चिपक जाएगी कुछ इस तरीके से। ये आपका एल्युमिनियम हुआ, इस पे ऑक्सीजन जाके डिपॉजिट होगी इसी के ऊपर, यानी एक लेयर बना लेगी, इसी के ऊपर चिपक जाएगी। ये ऑक्साइड की लेयर बन गई, ठीक है। एल्युमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर बन गई, इसी को बोला जाता है एनोडाइजिंग। और लेयर बन गई तो ये बनेगा क्या? एल्युमिनियम का ऑक्साइड बन जाएगा कोई। तो यहाँ पे रिएक्शन है 4 एल्युमिनियम 4Al प्लस 3O2 हो जाएगा 2Al2O3। ये है आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड, यानी एल्युमिनियम के ऊपर आपने ऑक्साइड की लेयर बना दी। प्योर एल्युमिनियम था, उसके ऊपर आपने ऑक्साइड की एक फिल्म बना दी, एक लेयर जमा कर दी। इसी को बोला जाता है एनोडाइजिंग। हमारा जो प्रोडक्ट था वो एनोड पे जा रहा है, यानी ऑक्सीजन जा कर के एनोड पे चिपक रहा है। प्रोडक्ट का फॉर्मेशन एनोड पे हो रहा है, इसलिए भी इसको एनोडाइजिंग प्रोसेस कहा जाता है। ये प्रोसेस हम करवाते क्यों हैं? एनोडाइजिंग करवाते क्यों हैं हम? एल्युमिनियम की कोरोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोजन। एल्युमिनियम को कोरोजन से प्रोटेक्ट करवाने के लिए इसके ऊपर हम एक ऑक्साइड की लेयर बना देते हैं, ठीक है। और क्या होता है इससे? ये आपका जो एल्युमिनियम आर्टिकल है, ये इसमें एक अट्रैक्टिव फिनिश आ जाता है। एक अट्रैक्टिव फिनिश देने के लिए, आकर्षित फिनिश देने के लिए एक और किस लिए बनाते हैं? एल्युमिनियम को हार्ड करने के लिए, इससे ये थोड़ा हार्ड भी हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे वर्क हैं कोरोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए, एक अट्रैक्टिव और शाइनी फिनिश देने के लिए, इसको हार्ड करने के लिए हम एल्युमिनियम के आर्टिकल की एनोडाइजिंग प्रोसेस करवाते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्वारेजिया। एक्वारेजिया को रॉयल वाटर भी बोलते हैं, मतलब ऐसा लिक्विड, ऐसा वाटर जिसमें सारे मेटल डिजॉल्व हो जाएं, उसको आप बोलेंगे रॉयल वाटर या एक्वारेजिया। क्या होता है ये? कैसे बनता है? इट इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड HCl एंड कंसनट्रेटेड HNO3, मतलब हो गया नाइट्रिक एसिड, इन द रेशियो ऑफ 3:1। कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड लिया गया है और आपका
HCl लिया गया है, इन दोनों को आपने किस रेशियो में लिया हुआ है? 3:1 रेशियो में लिया गया है। 3 रेशियो आपका HCl रहेगा और HNO3 आपका 1 रेशियो में रहेगा। ठीक है, 3:1 का रेशियो हो गया। अब इन्हीं की रिएक्शन करानी है, इन्हीं दोनों को आप जब मिला देंगे तो आपका बन जाता है, जो सोल्यूशन बनता है उसको बोला जाता है एक्वारेजिया। ठीक है, और क्या है ये? इट कैन डिजॉल्व गोल्ड, ये आपके गोल्ड को डिजॉल्व कर सकता है। गोल्ड यहाँ पे रहा आपका, या इसके नीचे प्लेटिनम आता है गोल्ड के नीचे, इसको भी डिजॉल्व कर सकता है। ये इतना ज़्यादा कोरोसिव होता है कि ये गोल्ड और प्लेटिनम जैसे अनरिएक्टिव मेटल को भी डिजॉल्व कर सकता है। इट कैन डिजॉल्व इवन, यहाँ पे इट करिएगा, इट कैन डिजॉल्व गोल्ड इवन थ्रू नाइदर ऑफ दीज एसिड्स कैन डू सो अलोन, यानी कि ये गोल्ड और प्लेटिनम जैसे मेटल को भी डिजॉल्व कर सकता है, जिसको ये सारे आपके जो एसिड हैं, HCl हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, ये एसिड अकेले डिजॉल्व नहीं कर सकते इनको। अगर आप इनमें से कोई भी एसिड सिंगल ले लीजिए, केवल आप चाह रहे हैं कि इनको हम H2SO4 में डिजॉल्व करें तो नहीं होगा, एसिटिक एसिड में डिजॉल्व करें, HNO3 में होंगे करेंगे तो आप नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप इन दोनों का मिक्सचर बना दीजिए 3:1 के रेशियो में, 3 रेशियो आप लीजिएगा HCl का, 1 रेशियो लीजिएगा HNO3 का, इन दोनों को मिक्स कर दीजिए तो ये बनेगा एक्वारेजिया। अब इस मिक्सचर में आपके गोल्ड और प्लेटिनम जैसे मेटल भी डिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इट कैन डिजॉल्व गोल्ड इवन थ्रू नाइदर ऑफ दीज एसिड्स कैन डू सो अलोन। एक्वारेजिया इज ए हाईली कोरोसिव फ्यूमिंग लिक्विड, ये बहुत ही ज़्यादा कोरोसिव होता है और इसमें से फ्यूम मतलब धुआं निकलता रहता है। कोरोसिव का मतलब हो गया तुरंत ही उनके साथ रिएक्शन कर देगा, उनको डिजॉल्व कर देगा, इतना ज़्यादा हार्ड होता है ये, और इसमें से लगातार फ्यूम निकलता रहता है। ठीक है, तो ये आपने एक्वारेजिया बनाया। यहाँ पे देखिए 3 प्रोडक्ट बने, आपका एक वाटर बनेगा, ये आपका नाइट्रोसिल क्लोराइड बना हुआ है NaCl, और थर्ड आपका जो प्रोडक्ट है वो आपका क्लोरीन होता है, ये सिंगल क्लोरीन निकलता है आपका, इसको बोला जाता है नेसेंट क्लोरीन, मतलब जो तुरंत का बना हुआ क्लोरीन है इसको बोला जाता है नेसेंट क्लोरीन, ये निकलता है। अब इसी नेसेंट क्लोरीन के साथ ही आपका जो गोल्ड और प्लेटिनम है ये रिएक्शन करेगा और डिजॉल्व हो जाएगा। ये नेसेंट क्लोरीन बना था, अब इसी नेसेंट क्लोरीन 3 नेसेंट क्लोरीन के साथ आपका गोल्ड रिएक्शन करता है और AuCl3 बनाता है। 4 नेसेंट क्लोरीन के साथ आपका प्लेटिनम रिएक्शन करता है और PtCl4 बनाता है। गोल्ड के ऊपर 3+ चार्ज होता है, प्लेटिनम के ऊपर +4 होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन हुई है। ठीक है, इसको बोला जाता है गोल्ड थर्ड क्लोराइड, और ये आपका प्लेटिनम है, और यहाँ पे इसकी वैलेंसी 4 है प्लेटिनम की, इसलिए प्लेटिनम 4 क्लोराइड। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक्वारेजिया क्या है? एक्वारेजिया आपका 3 रेशियो HCl और 1 रेशियो क्या है? HNO3 है। आपका ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर होता है इन दोनों का। अब ये एक ऐसा सोल्यूशन है जो आपके बहुत ही ज़्यादा जो नॉन रिएक्टिव मेटल हैं, जो किसी में डिजॉल्व नहीं होते हैं, जैसे आपके गोल्ड और प्लेटिनम ये सबसे नीचे आते हैं, ये किसी भी एसिड में अकेले सिंगल एलोन डिजॉल्व होने वाले नहीं हैं। तो इनको डिजॉल्व करने के लिए ये सोल्यूशन हमको बनाना पड़ता है एक्वारेजिया का। अब इस सोल्यूशन में आपके जो कितने भी नॉन रिएक्टिव मेटल हों सारे के सारे डिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, जिसको कोई भी एसिड अकेले डिजॉल्व नहीं कर सकता है। यह आपका बहुत ही ज़्यादा कोरोसिव और फ्यूमिंग लिक्विड होता है। ठीक है, अब इसके बाद चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। इस टॉपिक को आप फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पे रिपीट हो रहा है ये। इसको आप सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ये सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है और कोई नई चीज़ नहीं है। एक मेटल आपके दूसरे मेटल के साल्ट के साथ उसकी रिएक्शन करवानी है, एक मेटल की दूसरे मेटल के साल्ट के साथ रिएक्शन ही करवानी है आपको। क्या होता है इसमें? रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड इन सॉल्यूशन और मॉल्टेन फॉर्म। जैसे एग्जांपल लीजिएगा, आपका जिंक है
इसकी रिएक्शन कॉपर सल्फेट से कराई जा रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपका रिएक्टिव मेटल होगा वो आपका लेस रिएक्टिव मेटल को उसके साल्ट के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रिएक्टिविटी सीरीज है, जो मेटल जितना ऊपर होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी और जैसे जैसे नीचे जाएंगे उसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज करती हुई चली जाएगी। तो यहाँ पे देखिए जिंक आपका यहाँ पे रहा और कॉपर कहाँ पे है, यहाँ पे। एक आपका प्योर मेटल है और एक क्या है, एक किसी मेटल का साल्ट का सॉल्यूशन है, किसी मेटल के साल्ट का सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट है। ये आपका ब्लू कलर का है इस समय। ठीक है, तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? यहाँ पे जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है क्योंकि जिंक आपका ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, कॉपर नीचे है। तो जब जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है तो क्या करेगा, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से इसको डिस्प्लेस कर देगा और क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस Cu। कॉपर को उसके साल्ट के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा क्योंकि जिंक आपका कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। अब ये जो सॉल्यूशन है ये आपका कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, और ये किस कलर का हो जाएगा, कॉपर आपका हो जाता है रेडिश ब्राउन। अभी जो कॉपर का कलर आएगा रेडिश ब्राउन हो जाएगा और ये आपका जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन आपका कलरलेस हो जाता है। अगर इसी रिएक्शन को हम उल्टी कर दें, Cu प्लस ZnSO4, तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? कॉपर नीचे है, जिंक आपका ऊपर है, यानी कॉपर आपका जिंक से कम रिएक्टिव है, तो कॉपर जिंक को रिप्लेस कर ही नहीं पाएगा, यानी ये आपकी रिएक्शन नहीं होगी, कोई रिएक्शन नहीं होने वाली है, नो रिएक्शन। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लीजिएगा, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, इसमें आप आयरन की आर्टिकल डालना है। ठीक है, ये आयरन है आपका, क्या होना चाहिए, आयरन देखिए आपका यहाँ पे ऊपर रहा और कॉपर नीचे रहा, तो यानी आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है देन द कॉपर। तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा, तो क्या बन जाएगा, फेरस सल्फेट, और कॉपर अलग हो गया। अभी तक इसका जो कलर था ये ब्लू था, लेकिन जब कॉपर इसमें से निकल करके फेरस आ जाता है तो इसका कलर हो जाता है ग्रीनिश, ये हरे कलर का हो जाता है। ठीक है, और कॉपर का कलर आपका यही रहेगा, आपका रेडिश ब्राउन कलर। ठीक है, जो ऊपर है आपका, ये होता क्या है, आपने कैसे हुआ ये, एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, टेस्ट ट्यूब में आप कॉपर सल्फेट फिल कर दीजिए CuSO4 और इसी में आयरन की कील आप डाल दीजिए, आपकी फेरस यानी आयरन की कील है, आपकी आयरन की नेल है। ठीक, ये आयरन की नेल हो गई, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हो गया। कुछ देर तक इसी में डिप किए रहिए, आप कुछ देर बाद निकालेंगे, आप जब कुछ देर बाद निकालेंगे तो आयरन की जो नेल है, आयरन की नेल के ऊपर एक ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट डिपॉजिट हो जाता है, इसी के ऊपर कुछ ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट डिपॉजिट हो जाता है। वो क्या है, आपका कॉपर का है। यानी इस सॉल्यूशन से कॉपर निकल के, इस सॉल्यूशन से कॉपर निकल के इस आयरन की नेल के ऊपर डिपॉजिट हो गया, यानी सॉल्यूशन से निकल गया कॉपर, सॉल्यूशन से निकला और आयरन की नेल के ऊपर डिपॉजिट हो गया, तो इसका कलर वही आपको ब्राउन कलर का दिखाई देता है। और क्या हुआ, कुछ आयरन के पार्टिकल्स इस नेल से, कुछ आयरन के पार्टिकल्स निकल करके इस कॉपर के प्लेस पे चले जाते हैं, यानी कॉपर को रिप्लेस करेंगे, कॉपर तो रिप्लेस होगा, कॉपर रिप्लेस होगा और कुछ आयरन के पार्टिकल्स यहाँ से निकल करके यहाँ पे जुड़ जाएंगे, तो बन जाएगा फेरस सल्फेट। ठीक, और जो कॉपर निकला हुआ है, जो आपकी नेल्स बची हुई है, इसी नेल्स के ऊपर आकर के डिपॉजिट हो जाता है, कॉपर आपका इधर अलग हो जाता है, ये आपका रेडिश ब्राउन कलर का दिखाई देगा और इसमें से कॉपर निकल जाता है, जिसका कलर ब्लू कलर से किससे कन्वर्ट हो जाता है, ग्रीनिश कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपका था रिएक्शन ऑफ मेटल विद द सॉल्यूशन ऑफ देयर मेटल सॉल्ट। इसकी जर्नल रिएक्शन आप देख सकते हैं। अगर आपका कोई कंपोनेंट ए है और कोई मेटल आपका ए है और दूसरा है साल्ट
सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी। एक मेटल ए है, दूसरा आपका है साल्ट सॉल्यूशन है किसी मेटल के, बी का रिएक्शन होगी। अगर ए आपका बी से ज़्यादा रिएक्टिव है तो क्या हो जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा साल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए और प्लस बी इसमें से निकल जाएगा। आप इसी को देखिएगा, यहां पे ये साल्ट सॉल्यूशन है आपका, सॉरी, अगर इसको आप ए मान लीजिए, ठीक है, और इसको आप साल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी मान लीजिए, तो फिर क्या किया, ए ने बी को रिप्लेस कर दिया, ए यहां पे चला आया, क्या बन गया, साल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए, और बी निकल गया तो प्लस बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही रिएक्टिविटी सीरीज ही है, रिएक्टिविटी सीरीज ही थोड़ा सा पढ़ना है हमको। तो आप देख रहे हैं जो सबसे ऊपर मेटल है ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और जितना नीचे जाएंगे आप, जो मेटल सबसे नीचे मिलेगा वो सबसे लेस रिएक्टिव होता है। सबसे ऊपर सबसे आपका मोस्ट रिएक्टिव, सबसे नीचे जो मिलेगा वो आपका सबसे लेस रिएक्टिव होता है। ठीक, और ऊपर से नीचे जाने पे क्या होती है, रिएक्टिविटी हमारी डिक्रीज करती रहती है। अब कुछ देखिएगा, यहाँ पे जो भी मेटल आपके हाइड्रोजन के ऊपर रखे गए हैं, जो भी मेटल आपके हाइड्रोजन के ऊपर हैं वो आपके हैं मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ये आपके हैं मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, और जो हाइड्रोजन के नीचे हैं सारे मेटल ये होते हैं लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप किसी मेटल की वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो क्या बनता है, मेटल का ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक, और अगर आप किसी मेटल की HCl के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो क्या बनता है, मेटल का सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है, बन जाएगा MCl, और हाइड्रोजन गैस निकल गई। मेटल का ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकल गई। MO बनेगा, मेटल का ऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। मेटल का सॉल्ट बनेगा MCl और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। अगर आप किसी मेटल की एसिड के साथ और वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो ऐसा होता है। अब ध्यान देने की बात यह है, यहाँ पे H2O लिखा है आपने, H2O का मतलब इसमें हाइड्रोजन है, इसमें भी HCl का मतलब यानी एसिड, एसिड में भी हाइड्रोजन होता है, वाटर में भी हाइड्रोजन होता है। अब इसकी रिएक्शन आप मेटल से करा रहे हो, अगर मेटल आपका, ये जो मेटल है आपका इसमें से कोई है, यानी हाइड्रोजन के ऊपर रखा गया है, अगर आपका ये जो M है, ये M यहाँ से लेके यहाँ तक है, यानी हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तब तो ये रिएक्शन होगी, तब तो ये रिएक्शन होगी, ऑक्साइड बनेगा, MO के साथ जुड़ेगा और हाइड्रोजन को निकाल देगा, तब तो रिएक्शन होनी है, तब तो ऑक्साइड बन जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगी। अगर ऐसा हुआ कि M हाइड्रोजन के नीचे है तब ये रिएक्शन नहीं होने वाली है, तब आप कह सकते हो कि ये मेटल आपका वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करने वाला है। ठीक है, वही सेम कंडीशन एसिड के साथ है, अगर ये मेटल आपका इनके ऊपर रखा गया है, इस हाइड्रोजन के ऊपर है, तब तो ये बड़े इजीली एसिड के साथ रिएक्शन करेगा और हाइड्रोजन गैस निकाल देगा। लेकिन अगर आपका ये मेटल इस हाइड्रोजन के नीचे है, अगर मेटल आपका हाइड्रोजन के नीचे है, तब ये एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, तब ये एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, यानी हाइड्रोजन गैस को निकाल नहीं पाएगा उसमें से, यानी ये रिएक्शन अब नहीं पॉसिबल है। तो ये था रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।